इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं बताती हूँ। जब कोई आपसे इंग्लिश में हाउ आर यू पूछे तो हमें कहना है आई एम फाइन थैंक यू या आई एम गुड थैंक यू। टीचर जी प्लीज आप मुझसे एक बार और पूछिए ना। ठीक है, हाउ आर यू राजू भैया? आई एम गुड थैंक यू टीचर जी। ठीक है ना टीचर जी? वेरी गुड। देखा बच्चों, राजू भैया ने तो हाउ आर यू का उत्तर अंग्रेजी में देना सीख लिया है। मुझे पता है आपने भी सीख लिया होगा। ये तो बहुत ही सरल है। बस उत्तर में हमें कहना है आई एम गुड थैंक यू या आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है ना? टीचर जी ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। मुझे आपको एक बात और बतानी थी। बताइए राजू भैया। टीचर जी जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में जो तालाब है ना उसमें मैंने आज मछली देखी। टीचर जी बहुत छोटी सी मछली। अरे वाह राजू भैया। बच्चों, राजू भैया ने तालाब में आज एक छोटी सी मछली देखी। टीचर जी आप कोई मछली वाली पोयम सुनाइए ना। ठीक है राजू भैया। क्यों बच्चों, क्या आपको भी सुनना है मछली वाली पोयम? जी टीचर जी बड़ा मजा आएगा और हम लोग एक और पोयम सीख जाएंगे। नाउ लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. टीचर जी एक बार और सुनाइए ना प्लीज। ठीक है, मैं एक बार और सुनाती हूँ। बच्चों, ये पोयम थोड़ी बड़ी है। अभी हम आधी पोयम सीखेंगे, फिर बाद में पूरी। रेडी ऑल ऑफ यू? 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. टीचर जी अब हम भी बोलेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले एक लाइन मैं बोलूंगी, आप इसे सुनकर रिपीट करना यानी दोहराना। इसी प्रकार पोयम को बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Then I let it go again. हम इसी प्रकार एक बार और पोयम को बोलेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Then I let it go again. Very good. सभी बच्चे क्लैप करेंगे। टीचर जी इस बार हम कौन सा लेटर पढ़ने वाले हैं? बच्चों, राजू भैया इस बार फिर भूल गए कि हम नया लेटर सीखने के पहले सीखे हुए लेटर्स को दोहराते हैं, फिर नया लेटर सीखते हैं। नहीं नहीं टीचर जी मुझे सब याद है। तो बताइए हमने क्या क्या सीखा था? टीचर जी हमने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी और ई को पहचानना सीखा था और इन्हीं लेटर्स से शुरू होने वाले शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलना भी सीखा था। अरे वाह राजू भैया। चलिए अब पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे नया लेटर सीखेंगे। टीचर जी बार बार दोहराने से हमें ये लेटर्स पहचानना अच्छी तरह से आ जाएंगे और हम इन लेटर्स से शुरू होने वाली चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूंगी, फिर बच्चे। और टीचर जी मैं भी साथ में बोलूंगा। बिल्कुल राजू भैया। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ए। इसकी ध्वनि है ए। ठीक है, अब बोलिए ए as in apple. A as in apple. Good. अब बोलिए A as in ant. A
as in ant. नाउ नेक्स्ट लेटर यानी अगला लेटर। अगला लेटर है बी, इसकी ध्वनि है ब। अब बोलिए बी ब as in ball। B, B, as in ball. ठीक है, अब बच्चों बोलिए बी ब as in bat। B, B, as in bat. अब अगला लेटर है सी, सी की ध्वनि है क। अब बोलिए सी क as in cat। C, K, as in cat. हाँ, अब बोलिए सी क as in car। C, K, as in car. अब हम बात करेंगे लेटर डी की। देखिए लेटर है डी पर उसकी ध्वनि है ड। डी ड as in doll। D, D, as in doll. अब हम वो लेटर दोहराएंगे जिसे हमने पिछली बार सीखा था। ई, लेटर ई। ई और इसकी ध्वनि है ए। लेटर ई और इसकी ध्वनि है ए। सभी बच्चे बोलेंगे ई ए as in elephant। E, A, as in elephant. ई ए as in egg। E, A, as in egg. शाबाश बच्चों, हमने अभी ए बी सी डी और ई लेटर्स को रिवाइज किया। अब हम नया लेटर सीखेंगे। बिल्कुल राजू भैया, अब नया लेटर है एफ। बच्चों आपको याद है राजू भैया ने बताया था ना, उन्होंने यहाँ आते समय तालाब में मछली देखी थी। क्या आप जानते हैं कि मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मछली को इंग्लिश में फिश कहते हैं। अब अपनी इंग्लिश किताब का पेज नंबर 18 यानी 18 खोलिए। खोल लिया बच्चों? जी टीचर जी, खोल लिया। तो बताइए इस पेज पर आपको किस चीज के चित्र दिखाई दे रहे हैं? टीचर जी, पहला चित्र तो पंखे का है। हाँ बच्चों, पहले चित्र पर अपनी अपनी फिंगर यानी उंगली रखिए। पहला चित्र पंखे का है। पंखे को अंग्रेजी में फैन कहते हैं। बोलिए फैन। फैन, अब हम एक बार और बोलेंगे फैन। फैन। आप सभी ने पंखा देखा है ना? पंखा जैसा चित्र में बना है वैसा होता है और एक छोटा पंखा भी होता है, उसे टेबल फैन कहते हैं। अब बच्चों दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए, इसे क्या कहते हैं? टीचर जी, ये तो मछली है। ऐसी ही मछली तो यहाँ आते समय तालाब में देखी थी मैंने। ऐसी छोटी सी प्यारी सी मछली थी। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे, ये दूसरा चित्र मछली का है। राजू भैया ने भी हम सभी को बताया कि दूसरा चित्र मछली का है। इसे अंग्रेजी में फिश कहते हैं। मैं फिर से बोलूंगी फिश। फिर से फिश। बोलिए फिश। फिश। अब आप फिर से अपनी किताब में देखिए। अब पहले चित्र पर अपनी फिंगर रखिए। फिंगर का मतलब जान गए हैं ना? उंगली। हाँ, अब आप अपनी फिंगर पहले चित्र पर रखकर जोर से बोलिए फैन। बोलिए फैन। फैन। वेरी गुड। अब सभी बच्चे दूसरे चित्र पर अपनी फिंगर रखेंगे। फिंगर रखकर बोलिए फिश। सभी बोलिए फिश। फिश। तो अब बोलिए फैन फिश। फैन फिश। बिल्कुल ठीक। ये दोनों शब्द एफ से शुरू होते हैं। ये है एफ। सभी बोलिए एफ। एफ। वेरी गुड राजू भैया, ध्यान से सुनिए और सभी बोलिए एफ। एफ। हाँ, एफ एज इन फैन। ये लेटर यानी अक्षर है एफ और इसका साउंड है फ। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लेटर है एफ लेकिन इसका साउंड, इसकी आवाज जो निकलती है वो है फ। एफ एज इन फैन। आप भी बोलिए एफ एज इन फैन। एफ एज इन फैन। वेरी गुड राजू भैया, आप एक बार और बच्चों को बोलकर बताइए एफ एज इन फैन। जी टीचर जी, एफ
एज इन फैन। यस, अब बच्चों को भी बोलना है F एज इन फैन। F एज इन फैन। शाबाश। अब हम बोलेंगे F एज इन फिश। सभी बच्चे ध्यान से सुने और बोलें F एज इन फिश। F एज इन फिश। अब हम फिर एक एक करके दोनों चित्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जी टीचर जी, अब हम साउंड यानी ध्वनि के साथ बोलेंगे, है ना? यस राजू भैया, अब हम साउंड के साथ लेटर F और चित्रों के नाम के साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर सभी दोहराएंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। F एज इन फैन। F एज इन फैन। वेरी गुड। F एज इन फिश। F एज इन फिश। शाबाश। अब हम एक बार और बोलेंगे और आप दोहराएंगे, ठीक है? पहले ध्यान से सुनिए। F एज इन फैन। F एज इन फिश। F एज इन फैन। F एज इन फिश। वेरी गुड। अब बच्चों, देखा आपने, F का साउंड मतलब उसकी आवाज या ध्वनि फ है। F एज इन फैन भी होता है और F एज इन फिश भी होता है। आप सभी एक बार F एज इन फैन और F एज इन फिश बोलिए। F एज इन फैन। F एज इन फिश। बच्चों, अब पेज 18 मतलब 18 फिर से देखिए। फिश और फैन के चित्रों के ऊपर देखें। ब्लैक कलर मतलब काले रंग से तीरों के निशान के साथ कुछ बना है। देखा आपने? जी टीचर जी, एक सीधी सी खड़ी लाइन है और दो आड़ी लाइंस हैं और तीरों के निशान भी हैं। ये है कैपिटल लेटर F यानी बड़ा F। उसके पास देखिए एक और लेटर है, ये है स्मॉल f। कैपिटल F और स्मॉल f। अब एक बार सभी बोलिए F एज इन फैन। F एज इन फैन। F एज इन फिश। F एज इन फिश। शाबाश बच्चों, अब हमारे जाने का समय हो गया है। तो आज हमने पहले एक मछली वाली पोएम सुनी और दोहराई, फिर पहले से सीखे हुए लेटर्स A, B, C, D और E को रिवाइज किया और एक नया लेटर F को बोलना व पहचानना सीखा और उससे शुरू होने वाले शब्दों फैन और फिश को सही उच्चारण के साथ बोलना सीखा। जी टीचर जी, आज तो बड़ा मजा आया। हमने कागज का फैन भी बनाया। हाँ बच्चों, हमने फैन बनाना सीखा। अब क्लास के बाद सभी लेटर्स को आप फिर से दोहराइएगा। अब अगली क्लास आपकी गणित की होगी। मजा आता है ना गणित पढ़ने में? तो अगली बार हम कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है? अगली कक्षा में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों से हम मिलेंगे गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार हैं? हम अभी आपको सुनाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप सब तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी, कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी।
छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, अरे ध से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अ से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो दोस्तों कैसा लगा ये गीत? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहां कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी अपनी गणित की दक्षता उन्नयन की पुस्तक लेकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का योगदान है। तो चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। हेलो मोटो।
बच्चों, रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3-5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 45-46 पर वर्कशीट क्रमांक 45-46 को हल करेंगे और सीखेंगे ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 45 और वर्कशीट क्रमांक भी 45 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट का पेज नंबर 45 और वर्कशीट क्रमांक 45 खोल? हेलो मोटो। दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 45 और वर्कशीट क्रमांक 45 खोल लिया है। शाबाश, आप देख रहे हैं इस पेज पर आकृतियां दी गई हैं। हम बारी बारी से एक एक आकृति को पहचानेंगे और समझेंगे। जी हेलो मोटो। जी टीचर जी, हम सभी इन्हें पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। शाबाश राजू भैया, अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ें कि करना क्या है। जी टीचर जी। मैं पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और लिखे हुए निर्देश पर उंगली रखते हुए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। उन वस्तुओं के नाम बताओ जिनकी सतह की आकृति नीचे बनी आकृतियों जैसी हो। अब आया ना समझ में राजू भैया कि करना क्या है? जी टीचर जी। चलिए तो फिर पहली आकृति देखते हैं, किसकी है? टीचर जी मैं बताऊं? अरे हाँ, क्यों नहीं। टीचर जी, पहली आकृति जो समोसे के जैसी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं त्रिभुज। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, ये आकृति हमने पिछली कक्षा में भी सीखी थी, तब टीचर जी ने बड़े अच्छे से इनके बारे में बताया था। अरे वाह राजू भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसके 3 कोने जैसे दिखाई देते हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। जब मम्मी पराठा बनाती हैं तब इसके जैसा ही होता है, और झंडे की आकृति, घर की खिड़की की आकृति और समोसा आदि ये सब त्रिभुजाकार ही दिखाई देते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इन सभी आकृतियों के। तो चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 0 यानी 0 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट के खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इस आकृति में कितनी सीधी यानी बड़ी लाइनें हैं? 1 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट के खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब दूसरी आकृति देखते हैं किसकी है। टीचर जी, इसके बारे में भी मैं ही बताऊं? अरे हाँ बिल्कुल। दूसरी आकृति जो दरवाजे के जैसी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं आयत। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, ये भी हमने पिछली कक्षा में सीखा था। वाह राजू भैया, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी या आयताकार दिखाई देती है। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे दरवाजा, टेबल, डिब्बा, सामान रखने का पीपा, टीवी, तस्वीर, किताब, माचिस, स्लेट, मोबाइल, ये सब आयताकार की तरह ही दिखाई देते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इन सभी आकृतियों के। तो चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब, वर्कशीट में खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब तीसरी आकृति देखते हैं, किसकी है? टीचर जी, इसके बारे में भी मैं बताऊं? अरे हाँ बिल्कुल। तीसरी आकृति जो दिखाई दे रही है इसे कहते हैं आयताकार, और इसमें 2 तिरछी लाइन हैं जिन्हें विकर्ण कहते हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, हमने ये आकृति भी पिछली कक्षा में सीखी थी। 2 विकर्ण के साथ इसके अंदर 4 छोटे छोटे त्रिभुज भी बन रहे हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी दिखाई देती हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, जैसे खिड़की में बनी डिजाइन, दरवाजे की चौखट में लगी लकड़ी की डिजाइन, और हाँ, हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही घर बनाते हैं। बहुत खूब राजू भैया। राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इन सभी आकृतियों के। चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया। वर्क अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया। वर्कशीट की खाली जगह लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। अब वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी, इसे भी मैं ही बताता हूँ। चौथी आकृति जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं त्रिभुज। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश राजू भैया। हमने ये आकृति पिछली कक्षा में सीखी थी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी और त्रिभुजाकार दिखाई देती हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे हमने पहले ऊपर के सवाल में भी बताया था। मम्मी का पराठा, झंडा, घर की खिड़की आदि ये सब त्रिभुजाकार ही दिखाई देते हैं। चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 0, यानी एक भी नहीं टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया। वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए 0। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 1 लाइन टीचर जी। इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 2 लाइन टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। त्रिभुज की आकृति में 1 सीधी लाइन और 2 तिरछी लाइन होती हैं। चलिए अब 5वीं आकृति देखते हैं किसकी है। टीचर जी मैं बताऊं, 5वीं आकृति जो चूड़ी के जैसी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वृत्त। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, हमने ये आकृति पिछली कक्षा में सीखी थी, तब भी टीचर जी ने बड़े अच्छे से इसके बारे में बताया था। अरे वाह राजू भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी वृत्ताकार दिखाई देती हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे चूड़ी, थाली, ढक्कन, साइकिल का पहिया, कैरम बोर्ड की गोटी आदि। ये सब वृत्त की तरह ही दिखाई देते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए आपने इन सभी आकृतियों के। तो राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं करना क्या है। प्रश्न है, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बिल्कुल ठीक। वर्कशीट में खाली जगह में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया। वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न है,
इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब हम चूड़ी, थाली, ढक्कन को जमीन, कागज या स्लेट पर रखकर घेरा बनाएंगे। ऐसे ही माचिस और मोबाइल फोन से भी घेरा यानी बाउंड्री बनाएंगे। जी टीचर जी, ये तो बहुत ही आसान है और इसे करने में हमें बहुत मजा भी आएगा। राजू भैया बताइए, आपने कौन कौन सी आकृतियां बना ली और किस किस की मदद से बनाई है, ये भी बताइए। जी टीचर जी, मैंने मम्मी की चूड़ी से वृत्त बनाया है और माचिस के खाली बॉक्स से आयत बनाया है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। उम्मीद है सभी बच्चों ने भी अलग अलग वस्तुओं की मदद से आकृतियां बना ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। तो चलिए ऐसी ही मजेदार चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आकृतियों की समानता और असमानता के बारे में पढ़ेंगे। जी टीचर जी। आपको पता है बच्चों, ये बहुत ही मजेदार है। आपने देखा होगा जो वृत्त है ये पूरी तरह घेरा है, इसमें एक भी कोने नहीं होते, जैसे चूड़ी, पहिया आदि। इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं, ये बहुत ही सरल है। जी टीचर जी, मैंने अपने घर में वृत्त आकृति की ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं और उनका उपयोग भी किया है। शाबाश राजू भैया। आइए अब हम बात करते हैं वर्ग और आयत की। दोनों ही दिखने में तो एक जैसी हैं। ये तो उन दोनों की समानता हो गई। जी टीचर जी, अब इसमें असमानताएं क्या होंगी? शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वर्ग का उदाहरण देखें तो आप सब अपने घर में रखे हुए डिब्बे या उनकी चौकोर आकृति को कभी आपने ध्यान से देखा है? वही वर्ग कहलाता है। ये एकदम चौकोर होता है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह घर में ऐसे भी बॉक्स हैं जो चौकोर तो होते हैं पर उनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि उनके भी 4 कोने तो होते हैं पर भुजाएं चारों नहीं बल्कि केवल आमने सामने की ही बराबर होती हैं। ऐसे बॉक्स को हम आयत कहते हैं। जी टीचर जी, हम वर्ग और आयत दोनों में समानता और असमानता को पहचान गए हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, मतलब आपको धीरे धीरे आकृतियों को पहचानना आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। जी टीचर जी। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने समोसा खाया है? जी टीचर जी, हमने समोसा खाया है और इसके भी 3 कोने होते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना राजू भैया। समोसे में 3 ही कोने होते हैं, जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जी टीचर जी, हमने सभी आकृतियों को ध्यान से समझ लिया है। अब हम इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत ही आसानी से आकृतियों को सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब सभी कागज पर ये सभी आकृतियां बनाएं। इसमें सबसे पहले ढक्कन की मदद से वृत्त आकृति बनाइएगा। जी टीचर जी, हम ये आकृति कागज पर बनाते हैं। शाबाश राजू भैया, अब आप बनाने की कोशिश कीजिए। जी टीचर जी। बन गई बच्चों वृत्ताकार आकृति। जी टीचर जी, ये देखिए। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब किसी चौकोर वस्तु की मदद से वर्ग की आकृति बनाएं। वर्ग में कुल 4 लाइनें होती हैं, 2 आड़ी लाइनें होती हैं और 2 खड़ी लाइनें होती हैं। चारों लाइन बराबर होती हैं। जी टीचर जी, हम भी चौकोर वस्तु की सहायता से वर्ग की आकृति बनाएंगे। बन गई राजू भैया वर्ग की आकृति। जी टीचर जी, ये देखिए। वाह राजू भैया, आपने तो ये आकृति बहुत बढ़िया बनाई है। चलिए अब किसी जिसकी मदद से आयत की आकृति बनाइए।
इसमें कुल 4 लाइनें होती हैं। 2 आड़ी लाइन होती है और 2 खड़ी लाइन होती है। ध्यान है ना बच्चों कि आयत में आमने सामने की ही लाइन बराबर होती है। जी टीचर जी, मैं बनाता हूँ आयत की आकृति। वाह राजू भैया, आपने बढ़िया आयत आकृति बनाई। चलिए अब बारी है त्रिभुज की। आप 3 तीलियों की मदद से त्रिभुज बनाएं। जी टीचर जी, मैं बनाता हूँ। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने त्रिभुज की आकृति भी बहुत अच्छी बनाई है। जी टीचर, अब हम सारी आकृतियों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। वेरी गुड राजू भैया, इस तरह से हमने वर्कशीट 45 को भी हल कर लिया है। चलिए अब दक्षता उन्नयन वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 46 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 46 खोल लिया है? जी टीचर जी। शाबाश बच्चों, सबसे पहले हम इस वर्कशीट में दिए गए निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और व्यवहार करते हैं। सभी को समझ में आ गया? जी टीचर जी। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। चलिए देखते हैं। इस वर्कशीट में बॉक्स के अंदर कुछ बिंदु बने हुए हैं जिनको मिलाकर नई आकृतियां बनाना है। लेकिन अभी पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था 2D आकृतियों के बारे में और अब हम सीखेंगे 3D आकृतियों के बारे में। समझ आ गया ना राजू भैया? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2D और 3D होता क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी। तो ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। 2D का मतलब होता है 2 विमीय आकृतियां, यानी कि वो आकृति जिसमें 2 विमाएं हों, जैसे लंबाई और चौड़ाई। जमीन पर हम कोई आकृति बनाते हैं तो वो 2D यानी द्विविमीय बनती है, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है। और 3D का मतलब त्रिविमीय आकृतियां, जिसमें 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जब हम किसी भी वस्तु या आकार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 2D आकृति है या 3D आकृति। इससे क्या होगा कि हमको मालूम चल जाएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी। सबसे पहले बॉक्स में देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहले बॉक्स में 7 बिंदुओं को आपस में जोड़कर एक घनाभ की आकृति बनी हुई है। जी टीचर जी। चलिए तो अब हम इसी तरह से कुछ नई आकृतियां बनाते हैं, जैसे घन, घनाभ, त्रिभुज, वर्ग, आयत। जी टीचर जी। तो राजू भैया अब हमें ठीक इसी तरह बिंदुओं को मिलाकर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाना है। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो सबसे पहले हम लेते हैं घनाभ। राजू भैया बताइए, क्या आपने इससे पहले कभी इस आकृति के बारे में कहीं सुना है, पढ़ा है या फिर देखा है? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो बताइए घनाभ के बारे में। घनाभ के जैसी आकृति में जूते का डिब्बा या हमारे घर में रखे पीपे या डिब्बे इसकी तरह दिखाई देते हैं। शाबाश राजू भैया। तो घनाभ में कितने बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा कि आकृति बन जाए? टीचर जी, घनाभ में हमको 7 बिंदुओं को लेना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा, जो कि उदाहरण में दी गई आकृति में भी इसी प्रकार बना है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के बिंदु को मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर बिंदु मिलाते हुए एक किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और दूसरे किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं और ये बन गई इस तरह से घनाभ। है ना मजेदार आकृति राजू भैया? जी टीचर जी। चलिए राजू भैया अब आगे इसी तरह से बिंदुओं को जोड़कर आप एक बेलन बनाइए। जी टीचर जी। राजू भैया आपको पता है कि बेलन में कितनी भुजाएं होती हैं? जी टीचर जी। बेलन में 2 भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाओं से ऊपर नीचे 2 वृत्त जुड़े होते हैं। अब
अब हम ऊपर से नीचे की दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन बनाते हैं। ठीक इसी तरह ऊपर से नीचे की दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन और बनाते हैं। इस तरह से 4 बिंदुओं को मिलाकर 2 खड़ी लाइन बना ली। अब नीचे के बिंदुओं को घेरे के अनुसार घुमाकर हेलो मोटो, लीजिए बन गया बेलन। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बनाया है। चलिए अब इसी तरह से एक घन की आकृति बनाते हैं। टीचर जी, घनाभ में हमको 7 बिंदुओं को लेना पड़ेगा, तब ये घन बनेगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के 2 बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर बिंदु मिलाते हुए एक किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और दूसरे किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक इसी तरह से बिंदुओं को मिलाकर नई नई आकृतियां बनाना है, जिसमें शेष बिंदु को मिलाकर बेलन, घन एवं घनाभ जैसी बनेंगी। यही आपका होमवर्क होगा, ठीक है बच्चों? जी टीचर जी। अब बच्चों हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली और अंतिम कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, उनके गणित विषय को लेकर। तो चलिए चलते हैं आज की आखिरी कक्षा में, जहां मौजूद है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। चलिए अब हम वर्कशीट नंबर 45 के पेज नंबर 55 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? वर्कशीट में जो सवाल दिया है उसे मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। नमूना नोटों का उपयोग करके खेल, जिसमें हम दैनिक जीवन की समस्याओं में गुणा करना समझेंगे। जी टीचर जी। वर्कशीट में क्या सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दैनिक जीवन की समस्याओं में गुणा करना है। जी टीचर जी, हम समझ गए प्रश्न को। ठीक है राजू भैया, तो अब सवाल नंबर 1 हल कीजिए। 123 गुणित 3 अर्थात 3 का गुणा इकाई के 3 के साथ 3 गुणित 3 बराबर 9। फिर 3 का गुणा दहाई के 2 के साथ 2 गुणित 3 बराबर 6। 3 का गुणा सैकड़ा के 1 के साथ 1 गुणित 3 बराबर 3। इस प्रकार से उत्तर 669 आएगा। जी टीचर जी, समझ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 240 गुणित 4 अर्थात 4 का गुणा इकाई के 0 के साथ 0 गुणित 4 बराबर 0। 4 का गुणा दहाई के 4 के साथ 4 गुणित 4 बराबर 16। यहाँ पर 16 के स्थान पर दहाई के स्थान पर 6 आएगा और 1 सैकड़े के हासिल में जोड़ेंगे। 4 का गुणा सैकड़े के 2 के साथ 2 गुणित 4 बराबर 8। 8 धन 1 बराबर 9। इस प्रकार से उत्तर आएगा 960। शाबाश राजू भैया, अब अगला सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी, इस सवाल में दिया है 302 गुणित 2 अर्थात 2 का गुणा इकाई के 2 के साथ 2 गुणित 2 बराबर 4। 2 का गुणा दहाई के 0 के साथ 0 गुणित 2 बराबर 0। 2 का गुणा सैकड़ा के 3 के साथ 3 गुणित 2 बराबर 6।
इस प्रकार से उत्तर आएगा 604। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 222 गुणित 4, अर्थात 4 का गुणा इकाई के 2 के साथ, 2 गुणित 4 बराबर 8, 4 का गुणा दहाई के 2 के साथ, 2 गुणित 4 बराबर 8, 2 का गुणा सैकड़ा के 2 के साथ, 2 गुणित 4 बराबर 8। इस प्रकार से उत्तर 888 आएगा। शाबाश राजू भैया। अब इसी तरह अगला सवाल कीजिए। जी टीचर जी, इसमें दिया है 111 गुणित 7, अर्थात 7 का गुणा इकाई के 1 के साथ, 1 गुणित 7 बराबर 7, 7 का गुणा दहाई के 1 के साथ, 1 गुणित 7 बराबर 7, 7 का गुणा सैकड़ा के 1 के साथ, 1 गुणित 7 बराबर 7। इस प्रकार से उत्तर 777 आएगा। शाबाश राजू भैया। अगला सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 342 गुणित 3, अर्थात 3 का गुणा इकाई के 2 के साथ, 2 गुणित 3 बराबर 6, 3 का गुणा दहाई के 4 के साथ, 4 गुणित 3 बराबर 12। यहाँ पर 12 में से 2 दहाई के स्थान पर आएगा और 1 सैकड़े के साथ हासिल में जोड़ेंगे। 3 का गुणा सैकड़ा के 3 के साथ, 3 गुणित 3 बराबर 9, 9 धन 1 बराबर 10। इस प्रकार से उत्तर 1026 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। ये सभी सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से हल किए। चलिए अब कुछ अलग तरीके का सवाल देखते हैं और सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल में दिया है आरिफ ने 125 नींबू खरीदे। यदि उसने एक नींबू की कीमत 2 रुपए दी हो तो बताइए उसने कुल कितने रुपए के नींबू खरीदे? राजू भैया, सवाल में क्या जानकारी दी है? टीचर जी, आरिफ ने 125 नींबू खरीदे। यदि उसने एक नींबू की कीमत 2 रुपए दिए हो तो? शाबाश राजू भैया। सवाल में क्या पूछा है? बताइए उसने कुल कितने रुपए के नींबू खरीदे। शाबाश। तो अब आप सवाल में क्या करेंगे? 125 में 2 का गुणा करना होगा। इससे कुल कितने रुपए देना है निकल जाएगा। शाबाश राजू भैया। चलिए सवाल हल करते हैं। 125 गुणित 2, अर्थात 2 का गुणा इकाई के 5 के साथ, 5 गुणित 2 बराबर 10। यहाँ पर 10 में से 0 इकाई के स्थान पर आएगा और 1 दहाई के साथ हासिल में जोड़ेंगे। 2 का गुणा दहाई के 2 के साथ, 2 गुणित 2 बराबर 4, 4 धन 1 बराबर 5। इस 5 को दहाई की जगह लिख देंगे। 2 का गुणा सैकड़ा के 1 के साथ, 1 गुणित 2 बराबर 2। इस प्रकार से उत्तर 250 आएगा। अतः आरिफ ने कुल 250 रुपए के नींबू खरीदे। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी। अब अगला सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल नंबर 3 में सरिता के पास 5 टोकरी आम से भरी हुई है। यदि प्रत्येक टोकरी में 135 आम हो तो बताइए उसके पास कुल कितने आम हैं? बिल्कुल सही। अब बताइए कि सवाल में क्या जानकारी दी है? सरिता के पास 5 टोकरी आम से भरी हुई हैं और यदि प्रत्येक टोकरी में 135 आम हैं। सवाल में पूछा क्या है? उसके पास कुल कितने आम हैं? अब सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, हमें 135 में 5 का गुणा करना होगा तो पता चल जाएगा कि कुल कितने आम हैं। बिल्कुल ठीक राजू भैया, तो कीजिए। जी टीचर जी, 135 गुणित 5, अर्थात 5 का गुणा इकाई के 5 के साथ, 5 गुणित 5 बराबर 25। यहाँ पर 25 में से 5 इकाई के स्थान पर आएगा और 2 दहाई के साथ हासिल में जुड़ेंगे। 5 का गुणा दहाई के 3 के साथ, 3 गुणित 5 बराबर 15 और 15 धन 2 हासिल के बराबर 17। यहाँ पर 17 में से 7 दहाई के स्थान पर आएगा और 1 सैकड़े के साथ हासिल में जोड़ेंगे। 5 का गुणा सैकड़ा के 1 के साथ,
1 गुणित 5 बराबर 5, 5 धन 1 बराबर 6। इस प्रकार से उत्तर 675 आएगा। अतः सरिता के पास कुल 675 आम होंगे। शाबाश राजू भैया। तो चलिए अब पेज नंबर 56 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने पेज नंबर 56 खोल लिया है। इसमें क्या सवाल दिया हुआ है? वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। दैनिक जीवन में गुणा कीजिए। सवाल में दिया है कि एक बॉक्स में सही संख्या लिखिए। 3 गुणित 10 बराबर, अतः 10 का पहाड़ा 3 बार या 10 को 3 बार जोड़ने पर 30 आता है, अर्थात बॉक्स में 30 लिखेंगे। 19 गुणित 10 बराबर, अतः 10 का पहाड़ा 9 बार 90 आया। 90 का 0 इकाई में होगा और हासिल का 9 होगा। अब 10 का पहाड़ा 1 बार, 10 धन 9 हासिल का बराबर 19, अर्थात उत्तर 190। इसे बॉक्स में लिख देंगे। इसी प्रकार आगे के सवाल राजू भैया आप कीजिए। जी टीचर जी, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 8 गुणित 10 बराबर, अतः 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 80, अर्थात बॉक्स में 80 लिख देंगे। 10 गुणित 10 बराबर, अतः 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने पर 100, अर्थात बॉक्स में 100 लिख देंगे। 38 गुणित 100 बराबर, अतः पहले इकाई के 0 का गुणा 38 के साथ करेंगे, फिर दहाई के 0 का गुणा 38 के साथ करेंगे, फिर 1 का गुणा 38 के साथ करेंगे। तो 38 गुणित 0, 38 गुणित 0, 38 गुणित 1 बराबर 3800, अतः बॉक्स में 3800 लिखेंगे। शाबाश राजू भैया। इसी तरह आगे के सवाल और हल कीजिए। जी टीचर जी, 10 गुणित 3 बराबर, अतः 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार उत्तर 30 होगा और 30 को बॉक्स में लिखेंगे। 6 गुणित 10, अतः 10 का पहाड़ा 6 बार या 10 को 6 बार जोड़ने पर 60 आता है, अर्थात बॉक्स में 60 लिखेंगे। 9 गुणित 1 बराबर, अतः 1 का पहाड़ा 9 बार या 1 को 9 बार जोड़ने पर 9 आता है, अर्थात बॉक्स में 9 लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बहुत अच्छे से सारे सवाल हल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरह से सभी सवालों को हल कर रहे होंगे। बच्चों, अब आगे के सवाल आप सभी अपने गृह कार्य में कीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। रमा रोज 10 मटके बनाती है, बताइए वह 9 दिन में कितने मटके बनाएगी? राजू भैया, सवाल में क्या जानकारी दी है? रमा रोज 10 मटके बनाती है। शाबाश राजू भैया। सवाल में क्या पूछा है? कि वो 9 दिन में कितने मटके बनाएगी। शाबाश। सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, 10 में 9 का गुणा करना होगा, तो कुल कितने मटके बनेंगे पता चल जाएगा। शाबाश राजू भैया। चलिए सवाल हल करते हैं। 10 गुणित 9 बराबर, अतः 9 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 90 होगा, अतः वो 9 दिन में 90 मटके बनाएगी। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अगले सवाल को भी ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रही हूँ। एक बगीचे में पेड़ों की 7 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ हो तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? बताइए राजू भैया, सवाल में क्या जानकारी दी है? कि एक बगीचे में पेड़ों की 7 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ हों तो सवाल में क्या पूछा है राजू भैया? बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। शाबाश राजू भैया। सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो कितने पेड़ हैं पता चल जाएगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब सवाल हल करते हैं। 7 गुणित 10
10 बराबर, अतः 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 70 होगा। अतः बगीचे में कुल 70 पेड़ हैं। अच्छा बच्चों, इन सवालों के आधार पर आप सभी अपनी गणित की पुस्तक के सवालों को हल कीजिएगा। आज हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं रेडियो स्कूल कार्यक्रम में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर आधारित गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे ग म प नि सा।